तो चलिए एक बहुत ही लंबे सफर पर निकलते हैं, समय में पीछे, बहुत पीछे। ये कहानी हमारी है, हम इंसानों की, एक ऐसी महागाथा जो लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुई थी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया से आज की दुनिया तक का सफर जब हम शिकारी संग्राहक हुआ करते थे। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है ना? आखिर ऐसा क्या हुआ कि छोटे छोटे झुंडों में रहने वाले हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी बड़ी और पेचीदा सभ्यताओं की नींव रख दी? ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो फिर ये हुआ कैसे? आइए इसी को समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 20 लाख साल। हमारा जो सांस्कृतिक विकास है, मतलब सोचने की, कुछ बनाने की और सीखने की जो कला है, वो यहीं से शुरू होती है। ये इतना ज्यादा लंबा वक्त है कि इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी कहानी है जो समय की बहुत गहरी परतों में दबी हुई है। तो ठीक है, हमारी कहानी की शुरुआत होती है मानवता के उदय से। ये वो दौर था जब हमारे शुरुआती पूर्वज एक ऐसी धरती पर अपने पहले कदम रख रहे थे जो आज से बहुत ही अलग थी, एकदम जंगली और चुनौतियों से भरी हुई। इतिहासकार इतने लंबे समय को आसानी से समझने के लिए उसे इन युगों में बांटते हैं। हर युग का नाम उस टेक्नोलॉजी पर रखा गया है जिसने उसे एक पहचान दी। मतलब पत्थर के औजारों से लेकर धातु के हथियारों तक, ये हमारी तरक्की की एक टाइमलाइन है। अब मिलते हैं हमारी इस विकास यात्रा के सबसे अहम किरदारों से। ये कोई एक प्रजाति नहीं थी, बल्कि हमारे कई अलग अलग पूर्वज थे, और इन सब ने मिलकर हमारी आज की दुनिया की बुनियाद रखी। सबसे पहले थे होमो हैबिलिस, यानी कुशल मानव। ये वो पहले थे जिन्हें ये आइडिया आया कि भाई पत्थर को तोड़कर एक धारदार औजार बनाया जा सकता है। अब सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन असल में ये इंसानियत की पहली टेक्नोलॉजी थी जिसने जीने का पूरा तरीका ही बदल दिया। फिर आए होमो इरेक्टस, यानी सीधा मानव। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो पूरी तरह से सीधे चलने लगे, जिससे उनके हाथ दूसरे काम करने के लिए आज़ाद हो गए। पर उनकी सबसे बड़ी खोज थी आग पर काबू पाना। आग ने सिर्फ जंगली जानवरों से ही नहीं बचाया, बल्कि खाना पकाने, रोशनी करने और सबसे जरूरी, एक साथ बैठने की वजह भी दी। यहीं से एक समुदाय की भावना और मजबूत हुई। और फिर हम आए होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव। हमारे पूर्वजों ने सोचने समझने में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने एक जटिल भाषा विकसित की, जिससे वो कहानियां सुना सकते थे, मिलकर योजनाएं बना सकते थे और अपना ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते थे। और इसी काबिलियत ने उन्हें पूरी दुनिया में फैलने में मदद की। चलिए, अब उस बहुत लंबे दौर में चलते हैं जिसे हम पाषाण युग कहते हैं। ये वो समय था जब पत्थर ही सबसे बड़ी तकनीक थी और जिंदगी का हर एक दिन शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने की जद्दोजहद में ही गुजर जाता था। पुराने पाषाण युग में जीवन एक खानाबदोश सफर जैसा था। इंसान के छोटे छोटे समूह भोजन और सही मौसम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे मैमथ जैसे विशाल जानवरों का शिकार करते और जंगल से कंदमूल इकट्ठा करते थे। हर दिन वाकई में अस्तित्व बचाने की एक लड़ाई थी। मध्य पाषाण युग कह सकते हैं कि एक बदलाव का दौर था। जैसे जैसे आखिरी हिमयुग खत्म हुआ और मौसम गर्म होने लगा, इंसानों ने नदियों और झीलों के पास छोटी छोटी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। उन्होंने मछली पकड़ने के कांटे और तीर कमान जैसे छोटे और बेहतर औजार बनाए। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था, खेती का आविष्कार। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने हमारे जीने, रहने और यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। खेती से पहले जीवन खानाबदोश था। खेती के बाद लोग एक ही जगह पर टिककर रहने लगे। छोटे समूहों की जगह अब गांव बसने लगे। और सबसे जरूरी बात, अब उनके पास जरूरत से ज्यादा भोजन था। नवपाषाण क्रांति इन्हीं चीजों से मिलकर बनी थी। इंसानों ने सीखा कि बीज बोकर फसल कैसे उगाई जाती है। उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया और स्थायी घर बनाए। और भोजन का अधिशेष, इस एक चीज ने इंसान को रोज रोज खाने की चिंता से आजादी दे दी। और इसी अतिरिक्त भोजन ने नए दरवाजे खोले। अब हर किसी को किसान बनने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग कारीगर बन सकते थे, कुछ पुजारी तो कुछ सैनिक। काम का ये जो बंटवारा हुआ, इसी ने पहले बड़े और जटिल समाजों को जन्म दिया। मतलब पहले शहर,
दुनिया की शुरुआती महान सभ्यताओं में से एक थी हड़प्पा सभ्यता। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात थी इनकी शहरी योजना। शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बने थे, सीधी सड़कें थीं और एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम था। ये अर्बन प्लानिंग का एक ऐसा खाका था जो हजारों साल बाद भी हमें प्रेरित करता है। अब चलते हैं मेसोपोटामिया, जो दजला और फोरात नदियों के बीच फला फूला। यहाँ समाज का जो केंद्र था वो थे जिगुरैट, देवताओं के लिए बनाए गए विशाल मंदिर। मेसोपोटामिया ने ही दुनिया को पहली लेखन प्रणाली दी, जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं, और शायद कानून का पहला लिखित संग्रह भी यहीं बना। मिस्र की सभ्यता तो पूरी तरह से नील नदी के वरदान पर ही निर्भर थी। उन्होंने अपने फ़ैरो यानी राजाओं के लिए विशाल पिरामिड बनाए। ये सिर्फ मकबरे नहीं थे, बल्कि इंजीनियरिंग, गणित और खगोल विज्ञान में उनकी महारत का एक जीता जागता सबूत थे। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें हैरान कर देती है। और कुछ इसी तरह शुरुआती चीनी सभ्यता पीली नदी के किनारे विकसित हुई। यहीं से उन राजवंशों की शुरुआत हुई जो सदियों तक चले और शासन की ऐसी प्रणालियां बनी जिन्होंने पूर्वी एशिया के पूरे इतिहास को एक नया आकार दिया। तो शिकारी संग्राहकों के छोटे छोटे झुंडों से लेकर एकदम योजनाबद्ध शहरों तक ये एक अविश्वसनीय सफर रहा है ना? ये वो खाका है जिसे हमारे पूर्वजों ने तैयार किया, एक ऐसा खाका जो सिर्फ जीने की जद्दोजहद से शुरू हुआ और एक संगठित समाज के निर्माण तक पहुंचा। ये लाइन इस पूरी कहानी को वाकई में समेट देती है। ये अस्तित्व के लिए एक साधारण से संघर्ष से शुरू होकर संगठित सभ्यताओं को बनाने तक की हमारी शानदार यात्रा को दर्शाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ती है। हमारे पूर्वजों ने खेती और शहरों का खाका तैयार किया। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो ये सवाल उठता है कि इंसानियत का अगला खाका क्या होगा? हम सब मिलकर आगे क्या बनाएंगे?